देश भर में मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। बिहार में पहले चरण के बाद अब ये प्रक्रिया मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जा रही है। इस सूची में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का मकसद है कि देश भर में मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाना है, जिससे आगामी चुनावों में हर पात्र नागरिक का नाम सही रूप में दर्ज हो और जिससे सूची में किसी भी प्रकार की गलती या नामों की पुनरावृत्ति न हो। एसआईआर के इस दूसरे चरण के तहत सभी राज्यों में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। जहां आवश्यक होगा वहां पहचान संबंधी दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। इसके अलावा दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए नए नाम जोड़े जाएंगे और पुरानी गलतियों को सुधारा जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभियान पूरी तरह पारदर्शी और नागरिक सहभागिता पर आधारित होगा, ताकि आने वाले चुनावों के लिए एक सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक बीएलओ, ईआरओ, डीओ इनका प्रशिक्षण होगा और इनोमिनेशन फॉर्म के छपने की कार्रवाई की जाएगी। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक जितने भी मतदाता हैं उनको इनोमिनेशन फॉर्म बीएलओ द्वारा वितरित किए जाएंगे और उन इनोमिनेशन फॉर्म को एकत्र किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उस प्रारूप मतदाता सूची पर कोई भी दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर 25 से 8 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत कर सकेगा। फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। 28 अक्टूबर से एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत। 4 से बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। 9 दिसंबर को होगा ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावा आपत्ति दर्ज होगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगी सुनवाई और सत्यापन। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित। एक ओर मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि आयोग ने दावा आपत्ति की तारीख बहुत जल्दी खत्म कर दी है, जिससे कई नए मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाएंगे। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है। कांग्रेस केवल आरोप लगा सकती है। राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस को पुनरीक्षण को देखना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस को चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से पहले खुद की स्थिति देखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि दावा आपत्ति की तारीख उन्हें खत्म कर दी है। ये दावा आपत्ति जो है इनको और समय देना चाहिए उसमें। दूसरी बात, सीज करने का मतलब ये कि जो 18 साल के भी हो गए वो भी नाम उनका नहीं होगा, ये गलत है। और फर्जी तरीके से जिस तरह से बिहार के अंदर 68 लाख लोगों के नाम काट दिए थे, वो मध्य प्रदेश में न हो। ये चुनाव आयोग इस चीज की ताकीद करे। ये नियमित प्रक्रिया है और ये बूथ लेवल पे होती है और बूथ लेवल पर हम भारतीय जनता पार्टी के एक बीएलए है जो कि सदैव इस प्रकार की गतिविधि में भाग लेता है। अब कांग्रेस के पास ये सिस्टम है नहीं, तो अब वो आरोप ही लगा सकते हैं। जब पुनरीक्षण हो रहा है उस समय जाइए आप। नहीं, आज नहीं जाएंगे कांग्रेस के लोग, फिर वो बिहार में जाके वोट चोरी चिल्लाएंगे। देश भर में मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान जारी है। मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, जबकि दावा आपत्ति की प्रक्रिया से नए नामों को जोड़ने और पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि दावा आपत्ति की अवधि कम होने के कारण कई नए मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं बीजेपी इसे चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया बताते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में एसआईआर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं
बल्कि आने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए भी अहम मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी, आएंगे सरजी। सरजी का मतलब यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चुनाव आयोग कर रहा है। मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम घटाने का काम होगा और ये देशव्यापी कार्यक्रम है। अभी 12 राज्यों का इसके लिए चुनाव किया गया, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंडमान निकोबार, ये सब उसमें इंक्लूड है। और चुनाव के सूची को बहुत सटीक बनाना, पारदर्शी बनाना, और जिसमें कह सकते हैं कि बिना प्रश्नवाचक वाली सूची, क्योंकि कांग्रेस इस मसले को लेकर पूरे देश में सवाल उठा रही है। कांग्रेस के ये आरोप हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है। कांग्रेस ने तो ये भी आरोप लगाया था कि इससे वोट चोरी कर बीजेपी सरकार बनाती है। तो उसको दूर करने के लिए पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन शुरू किया चुनाव आयोग ने, और इसमें BLO तो शामिल होंगे ही, चुनाव आयोग के BLA भी शामिल होंगे। जो राजनीतिक दलों के अपने एजेंट हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। इसलिए जो कांग्रेस की चिंताएं थी, कांग्रेस के जो आरोप थे, चूंकि अब उनके खुद के लोग भी इसमें शामिल होंगे तो शायद उनके आरोपों को कुछ हद तक दूर किया जा सके। दूसरा, जो चुनाव आयोग पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, विपक्ष जो लगातार हमले कर रहा है मतदाता सूची में गड़बड़ी के, या उसको जो उनकी भाषा में कहें वोट चोरी के, उस पर भी कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो चर्चा आज इसी बात को लेकर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। SIR की प्रक्रिया पर सियासत कितनी जायज? SIR से कितनी सटीक होगी प्रदेश की मतदाता सूची? मतदाता सूची पुनरीक्षण का आगामी चुनाव में कितना होगा असर? SIR की प्रक्रिया पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आज स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी हैं। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बीजेपी की तरफ से। व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। रंजन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो शुरुआत अमित जी आपसे। आपकी चिंताएं बड़ी वाजिब थीं, देशव्यापी आप इसको लेकर एक कैंपेन चला रहे थे। आपने चुनाव आयोग को बहुत घेरा और लंबे समय से ये आपका एक कोर इश्यू बना हुआ है। अब ये जो SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। पूरे 12 राज्यों के चुनाव जो मतदाता सूची का मसला है, और मैं समझता हूँ कि अब ये आपके पास एक मौका भी है। और जो भी आपकी जो समस्याएं थीं, चूँकि आपके खुद के एजेंट वहाँ मौजूद रहेंगे, तो शायद हो सकता है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। तो एक तो इस प्रोसेस को लेकर आप क्या कहेंगे, और इस प्रोसेस के बाद भी यदि कुछ आपकी क्यूरी है उसको लेकर भी आप अपनी बात रखें। नमस्कार योगीराज जी। एक तो सारे दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। छठ पूजा और दिवाली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, चुनाव आयोग पर SIR की और चुनाव आयोग की दृष्टि की शुरुआत हुई बिहार के चुनाव से। चुनाव आयोग ने बिहार के इलेक्शन के कुछ दिन पूर्व SIR की रचना करी, घोषित करा, और नीचे मैदानी स्तर पर अपने लोगों को, BLO को और तमाम प्रशासनिक अमले को दौड़ाने का काम करा। और जिस पर जब वो शुरुआत हुई तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी, कांग्रेस भी गई, तमाम इंडिविजुअल लोग भी गए, और जिस पर उन्होंने सुनवाई कर कर कुछ डांट फटकार भी लगाई और कुछ त्रुटियां जो थी उसको स्पष्ट करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देशित दिए। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया। इसका कहीं ना कहीं कि चुनाव आयोग इस शंका की कटघरे के घेरे में था। शुरुआत होती है वहां से, 65 लाख नाम काट दिए गए। अब आप देखिए कि जब 65 लाख नाम काटने की आवश्यकता पड़ी तो आप इससे पहले समझिए कि चुनाव आयोग की फिर क्या भूमिका की
क्या भूमिका थी कि एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। 65 लाख लोगों के नाम काटने के बाद 63 लाख वो लोग थे इसमें जिनके डुप्लीकेट नाम थे। बाद में चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया कि जो नाम शिफ्ट हो गए, कटाए गए, उनकी संख्या अलग थी। तो इसका मतलब हजारों लाखों लोग चुनाव आयोग के नजर में कहीं ना कहीं गलत तरीके से जुड़े। अगर वो गलत थे तो क्या पूर्व में हो रहे चुनाव क्या सही तरीके से मान्य किए गए? ये सारे प्रश्न एक आम कॉमन आदमी के नाते में या कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर तो बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक भारतवर्ष का नागरिक हूं, मैं प्रदेश का, मध्य प्रदेश का नागरिक हूं। मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं अगर मेरे साथ छल हुआ है तो मेरे वोट अगर किसी ने डाल दिया या मेरा वोट डुप्लीकेट बन के कहीं और भी चल रहा है या कहीं और भी कहीं कोई वोट डाल रहा है तो मेरे को पूछने का अधिकार है। वो कहीं कोई चुनाव आयोग में दृश्यता नहीं है। जैसा कि अभी पीआईएल में जब दाखिल करी और सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र जी ने यह बताया कि इतने डुप्लीकेट वोट थे और इतनी सारी चीजें बिहार के अंदर पकड़ाई गई, और सुप्रीम कोर्ट के होने के बाद क्यों नहीं चुनाव आयोग ने सारी चीजों को स्पष्ट कर हर चीजों पर जुडिशियल लेवल पर इसको त्रुटि को सही नहीं करा और चुनाव आयोग की घोषणा कर दी। और तमाम सारी अंतिम बात अब यह मध्य प्रदेश में है और देश में कई जगह लागू है। आप देखिएगा यहां भी डुप्लीकेट के नाम पर, इसका मतलब पहले अधिकारी मिले हुए थे, पहले कहीं ना कोई त्रुटि थी। और जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात करी और उसको पुष्टि के साथ बताया कि कई लोगों को खड़ा कर और कई लोगों को सामने लाकर उनके नाम सहित बताए कि इनके वोट को किसी और ने डाला और ये वोट इस जगह 4 जगह है। ये सारे दस्तावेजों को पुष्टि के साथ डाला है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में जब एसआईआर की लागू हो और जो कि लागू हो गई है तो चुनाव आयोग जिन राज्यों में, अब जो पिछले राज्यों में त्रुटि थी, उन दस्तावेजों को प्रमुखता से देखा जाए और शंका और झूठी शिकायतों का भी निराकरण किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई झूठी शिकायत कर दे, उस मतदाता के साथ अन्याय हो और उसके मत को काट दिया जाए। इसमें राजनीतिक दृष्टि नहीं, इसमें सूक्ष्मता से सामाजिक और न्यायिक दृष्टि होनी चाहिए। ठीक, एक कमेंट में ले लेता हूं जरा प्रेम व्यास जी का, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ प्रेम व्यास जी, ये जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस की जो चिंता है, उन्होंने जो बिहार का जो जिक्र किया, उस पूरे पर आपकी एक समग्र टिप्पणी कि क्या वास्तव में 65 लाख वोट काटे गए, क्या जवाब नहीं दे पाए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में, और अब जो एसआईआर हो रही है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या अब माना जाए कि फुल प्रूफ और बिल्कुल पारदर्शी रहेगी? निश्चित रूप से अगर सिर्फ बिहार चुनाव की बात करेंगे, जो एसआईआर तब हुई थी तब कितने लोग वहां पर कार्यरत थे? 243 ईआरओ थे, 2976 के आसपास ईआरओ थे, 1 लाख से ज्यादा बूथ अधिकारी बीएलओ थे, उसके बाद में लाखों स्वयंसेवक और 12 राजनीतिक दलों के लोग उस पर निगरानी रख रहे थे। तो मुझे लगता है एक संपूर्ण पारदर्शी प्रोसेस के साथ में एसआईआर की प्रक्रिया को संपूर्ण किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब रोक लगाने गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक लगाया था? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। निश्चित रूप से अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट को कुछ बातें उसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता प्रदर्शित हो रही थी तो उसको प्रदर्शित करा था, उन बातों को सम्मिलित करा था। लेकिन एसआईआर पर रोक लगाने की मंशा से जाने वाले राजनीतिक दलों को खरी खोटी सुनाकर जो है एसआईआर को उचित ठहराया था, ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी। उसके बाद में मुझे बताइए ना, अगर 65 लाख नाम या 72 लाख नाम कटे हैं तो कितने बीएलओ ने, कितने लोगों ने सामने आकर कहा कि नहीं हमारा नाम जो है उचित था लेकिन कट गया, या हमारा नाम जो है जुड़ा नहीं है? एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं प्राप्त हुई है, एक भी शिकायत माननीय उच्चतम न्यायालय या न्यायालय के समक्ष प्राप्त नहीं हुई है। और गड़बड़ी की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रावधान के साथ जाया जा सकता है। चुनाव करीब आने वाले हैं, निश्चित रूप से एक लंबा अंतराल हो चुका है, लेकिन एक भी शिकायत इस विषय की नहीं है। तो मुझे लगता है पूरी पारदर्शी तरीके से बिहार में ये एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और लगभग 12 राज्यों में। और कांग्रेस को तो प्रसन्न होना चाहिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे थे, महाराष्ट्र में आरोप लगाया था 3 फरवरी 2025 को कि 70 लाख वोट जोड़े गए। उसके बाद में 9 जुलाई को वापस राहुल गांधी जी आते बोलते नहीं साहब 1 करोड़ वोट जोड़े गए। उसके बाद चुनाव आयोग उसमें क्लियरेंस देता है कि जो वोट जोड़े गए वो पूर्व विधानसभा में भी थे और उसके बाद में लगभग 40 लाख वोट जोड़े गए। तो मुझे लगता है पूर्व के बयान अलग, वर्तमान के बयान अलग। और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस को लगता है कि हाँ वाकई कोई घुसपैठिया है जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देगा, तो समर्थन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में समर्थन करना चाहिए, राजस्थान में समर्थन करना चाहिए। आपके बीएलओ है ना, वे निश्चित रूप से उस प्रक्रियाओं को सूक्ष्मता से देखेंगे और निश्चित रूप से उसमें अगर कहीं त्रुटि आएगी तो जनता के सामने होगी। ठीक,
आपके सवाल भी मैं ले जाऊंगा अमित जी के पास, लेकिन एक कमेंट में ले लेता हूं जरा रंजन जी का। रंजन जी, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, वैसे तो अब ये कोई नया तो है नहीं, ये चुनाव आयोग करता ही करता है और बहुत पहले से करता चला आ रहा है, लेकिन अचानक इसमें तेजी आना और बड़ा पूरा देशव्यापी माहौल बन जाना, इन सबको आप कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए, कुछ कारण तो इलेक्शन कमीशन ही है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है ये तो हर साल होता है जी। मध्य प्रदेश में भी होता है, इलेक्शन कमीशन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं, प्रेस नोट जारी होता है और उसकी दस्तारी बताई जाती है। दिक्कत है कि जो बिहार इलेक्शन में इतना कम समय दिया उन्होंने, चूंकि इलेक्शन होने वाला था, और अगर जनवरी में कर देते, फरवरी में कर देते तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। जून में शुरू हुआ और फिर जो आधार को उन्होंने कहा आधार नहीं माना जाएगा, वहां पे विवाद शुरू हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया और आधार को माना उन्होंने। तो कुछ कारण, कई बार इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में या किसी और कारण से ऐसे कारण दे देता है कि उसके जो इफिशियंसी कह लें या उसकी निष्ठा का, उस पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। अभी एसआईआर पूरा हो गया योगेश जी, और आप तो जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम संस्था है, उन्होंने कुछ विधानसभा में सैंपल सर्वे किया जिसमें 14,000 वोटर डुप्लीकेट पाए गए। तो जब एसआईआर हो गया, ठीक है, हमने जैसे भी किया, जो भी कंट्रोवर्सी हुई, लिस्ट आ गई, आपने कहा कि अब शुद्ध लिस्ट है, तब तो डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। अभी कल जो ज्ञानेश कुमार जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि डी डुप्लीकेशन जो चेक है उसको आप करेंगे क्या, जो 12 राज्यों में होगा। तो उन्होंने मतदाताओं पे छोड़ दिया कि अगर कोई 2 जगह करता है तो क्राइम माना जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है, तो अगर आप वाकई उसको शुद्ध बनाना चाहते हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम 21वीं शताब्दी में है, 2025 चल रहा है, डुप्लीकेट हो, एज डिफर कर रहा हो, एड्रेस डिफर कर रहा हो, आदमी एक हो, तो बहुत आसानी से चेक हो सकता है। सही बात। तो अगर डुप्लीकेट वोट को आप हटाना है, हटाना भी चाहिए, अगर हमने होता कि जानबूझ के, ठीक है, जो सजा होगी देखा जाएगा, तो काम इलेक्शन कमीशन का है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को वो सोच समझ के 12 राज्य में करें, और रिवीजन होना ही चाहिए, ठीक बात है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां जहां भी डाउट हो पब्लिक के मन में, जहां जहां भी ऐसी चीजें हैं कि जहां भी गड़बड़ी हो सकती है, उसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और डाउट का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा मत है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक लोकतंत्र से का एक महत्वपूर्ण, मतलब इस सरकार चुनने का एक सबसे प्रमुख हथियार, और उसमें यदि इस मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी होती है तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। अच्छा अमित जी, एक दो सवाल मेरे और एक दो जो प्रेम व्यास जी ने जो कहा कि आप एक प्रूफ नहीं दे पाए बिहार को लेकर, एक बात। दूसरी बात लेकर उन्होंने भी कहा कि अलग अलग समय पे अलग अलग चार्जेस राहुल गांधी लगा रहे हैं, कभी 65 लाख का आंकड़ा आ रहा है, कभी 75 लाख का आंकड़ा आ रहा है। 2 बात। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, गड़बड़ियां तो थी, और गड़बड़ियां चूंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है, वो बहुत डीप प्रोसेस होता है, बहुत कठिन प्रोसेस भी है। और भारत जैसे देश में जहाँ रिमोट अंचल में लोग खुद आज भी पैदल नहीं जा पा रहे, वहाँ एक BLO जाए और ये सब गणना करे, ये कठिन कार्य तो है। फिर भी हम सब ये मानते हैं कि इसमें गड़बड़ी शून्य होनी चाहिए, 0 टॉलरेंस का ये मामला है। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि आप ये कह रहे थे कि साहब अभी तो चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, अब चुनाव आयोग ने आपको भी इंक्लूड कर लिया है, ये जो BLA भी इसमें इंक्लूड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद आपके पास कहने को कुछ नहीं रह जाएगा। देखिए योगेश जी, मैं चूंकि जनप्रतिनिधि भी रहा हूं और चुनाव लड़ने का भी मौका मिला है और चुनाव लड़ाने का भी मौका मिला है जी। और ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, BLO पहले भी थे और BLA पहले भी थे। मैं खुद अपने बूथ के BLA की भूमिका में पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। आप प्रेम व्यास जी की बात देखिए, उन्होंने पूरी आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करा, आपने मेरी बात देखी, और रंजन जी ने भी बड़ी मुखरता से स्पष्ट करा कि भाई चुनाव आयोग इतना प्रश्न नहीं बनता अगर यही बातें 6-8 महीने पहले अगर इसकी घोषणा होती, SIR होती, नहीं अभी कर दी ना, अब तो अभी तो चुनाव है। बिहार की बात बता जी। और चूंकि वहां छींचा लेदर हुई,
चुनाव आयोग को भी सुननी पड़ी। चुनाव आयोग ने कौन से जवाब दिए? चुनाव आयोग ने भी कटघरे में खड़ा हुआ और कभी कहा कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई रिमोट चला रहा हो, चुनाव आयोग नहीं चल रहा है। अब 2.5-3 साल पहले अगर मध्य प्रदेश में है तो निश्चित तौर पे उसकी हर चीज की वोटर लिस्ट होती है, निरंतर प्रक्रिया है। आप देखिए, आज मेरे मित्र, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रेम व्यास जी को सुन लीजिए या नेशनल के सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की कार्यालय की बात हो रही हो। भाई चुनाव आयोग की बात है, आप भी चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, कांग्रेस भी चाहती है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि निष्पक्षता का चुनाव हो, तो आप चुनाव आयोग के साथ पार्टी बनके क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों आप नहीं बोलते कि अगर इस तरह से चुनाव में कोई गड़बड़ी होगी तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी पड़ेगा, न केवल कांग्रेस के, न केवल बहुजन के, न केवल सपा पे, सारे राजनीतिक दलों पर पड़ेगा। भाई आप उसमें पार्टी बनके ये दर्शा रहे हैं चूंकि आप सत्ता में हैं, कई ऐसी गड़बड़ियां हैं। चुनाव आयोग जो सीधी बात करता था वो कहीं ना कहीं शेरो शायरी पढ़ रहा है। चुनाव आयोग उल्टा राहुल गांधी को कह रहा है कि अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया, काम राहुल गांधी का नहीं है, काम चुनाव आयोग का है, काम चुनाव आयोग के अधिकारियों को करना है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं कि मैं बीएलए के बनकर बीएलओ के साथ घूमा हूं। कई बीएलओ रिपोर्ट देते हैं कि ये खत्म हो गया, ये यहां से शिफ्ट हो गया, लेकिन वहां के एसडीएम कार्यालय और चुनाव आयोग के लोग उसको यथावत मानते हैं। अभी भी 10 साल से मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आता है, आंख बंद करके वोटर लिस्ट बन रही है। यही जिम्मेदारी तो यही जिम्मेदारी है, इसीलिए शंका होती है। और योगेश जी, मैंने क्या बताया, कांग्रेस भी और हर राजनीतिक कार्यकर्ता आपत्ति दर्ज कराता है, फॉर्म भर के देता है, नाम कटाने की प्रक्रिया करता है, और उसके बाद भी मध्य प्रदेश में नाम नहीं काटे जाते। पिछले बार मनोज शुक्ला जी ने विश्वास सारंग जी के प्रमाण दिए, 7,500 लोगों के नाम जो है डुप्लीकेट थे, लेकिन जब वो वोटर लिस्ट आई अनुपूरक सूची तो उसमें वो यथावत नाम थे। अब आप बताइए, जब चुनाव आयोग एप्लीकेशन एडमिट नहीं करेगा इस देश के अंदर, कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी, बीजेपी उनके एक मिनट आखिरी बात, बीजेपी उनका प्रवक्ता बनकर खड़ी होगी तो निश्चित तौर पर सवाल बनेंगे और कांग्रेस भी पूछेगी और जनता भी पूछेगी। बिल्कुल ठीक बात है अमित जी, इसका जवाब भी अपन प्रेम व्यास जी से ले लेते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा एक आग्रही है कि आप देखिए, चुनाव आयोग चाहे वो आप सत्ता में रहे चाहे बीजेपी सत्ता में रहे, वो है तो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी, आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। एक मिनट, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे आपने उन पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग, बीजेपी चुनाव आयोग की पार्टी बनकर क्यों काम कर रही, वैसे ही वो भी कह रहे हैं कि साहब आप चुनाव आयोग को इतना अविश्वास क्यों मान रहे हो? अरे भाई, हमने तो प्रमाण दिए ना, वो तो कह रहे हैं प्रमाण सिद्ध नहीं हुए। चुनाव आयोग को कटघरे में हमने नहीं कहा कि आधार कार्ड आप चुनाव के पहले मना कर दीजिए। अब मैं आपका जवाब ले लेता हूं प्रेम व्यास जी से, देश का प्रमाण है। ठीक है प्रेम व्यास जी, जरा अमित जी की शंका का आपके पास समाधान हो तो जरूर करिए। और ये जो चुनाव आयोग को जो कह रहे हैं कि साहब आप पार्टी बनके खड़े हो जाते हैं उनके साथ, इस पर भी अपनी राय रखें। देखिए, देश की स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर जिस तरह से बिना तथ्य के अगर आरोप लगाए जाएंगे तो हम सरकार में है, जवाब देने के लिए बाध्य है। अगर आप आरोप लगाने के लिए बाध्य है तो कोई आपको आरोप लगाने के लिए कोई पदस्थापना तो हुई नहीं है। आप अपने अनुसार आरोप लगाते, भारतीय जनता पार्टी संज्ञान के अनुसार जवाब देती, और चुनाव आयोग भी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हुए आरोपों का जवाब देता है। जो मैंने बात कही 60 लाख की, वो चुनाव आयोग का जवाब है। और जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, अगर लगता था कि चुनाव आयोग का जवाब सही नहीं है तो हाईकोर्ट में आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन नहीं गए ना, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने जवाब दिए थे निश्चित रूप से पारदर्शी थे। और मैंने आदरणीय सिर्फ आरोप लगाने का कार्य नहीं करा, मैंने वहां की वास्तुस्थिति को समझाया। चूंकि अगले समय में 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है, तो मैंने सिर्फ वास्तुस्थिति से अवगत करा कि सिर्फ आरोप लगाने से कार्य नहीं होता। रंजू देवी को लेकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगले दिन रंजू देवी पत्रकारों के माध्यम से कहती पाई गई कि मुझे सिर्फ लेके गए, मुझे जो कहने का कहा मैंने वो कह दिया, मेरा नाम आज तक नहीं कटा है। तो इस तरह की घटनाएं हुई है ना। उसके बाद अगर सिर्फ राहुल जी की बात करेंगे तो मुझे बताइए ना, कर्नाटका बेंगलोर की बात, बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या? नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कहां? दिल्ली में, और आरोप लगाया गया दिल्ली में। उसके बाद राजेंद्र साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे भी हुआ है, कुछ लोग कटे कुछ लोग जुड़े हैं, तो उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा। ममता जी स्पष्ट रूप से कह रही है
कि यहाँ पर जो है हम किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उसके खिलाफ खड़े होना ठीक चाहिए। जिस तरह के लोग आज चुनाव आयोग या संवैधानिक संस्थाओं को प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस को सर्वप्रथम को उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ठीक ठीक। अरे आपकी चोरी पकड़ी गई, एक लास्ट इसीलिए कमेंट चुनाव अमित आयोग जी, और भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी अमित जी, हुई, इसीलिए आवाज उठ रही है। अमित जी चूंकि वो जवाब दे देंगे लेकिन समय पंत साहब का कार्यकाल देखा है ना आपने, गिल साहब का कार्यकाल देखा है ना आपने, उसके ठीक बाद ठीक क्या हुआ अभी ठीक है। बताइए। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं जरा रंजन जी। एक अमित जी, पर इन्हीं अमित जी ठीक सरकारी है, संस्थाओं पर ठीक बीजेपी है अमित जी, उंगलियां उठाती नहीं, पर साथ बस खड़ी बस बस नहीं। बस एक जवाब ले लेता हूं जरा रंजन जी से। रंजन जी देखिए, चुनाव आयोग ना इनका है ना उनका, और इनका भी और उनका भी है, उसको तो काम करना है। लेकिन अब ये दोनों दलों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण होगा कि साहब आपके बीएलए भी बैठे, आपके बीएलए भी बैठे, बल्कि अब चुनाव आयोग तो अब ठोक के कहेगा अगली बार कि देखिए साहब अब हमारी कोई गड़बड़ नहीं, इनके लोग भी शामिल थे। नहीं देखिए विराज जी, चार्जेस काउंटर चार्ज अपनी जगह पे है, पॉलिटिकल पार्टीज करती रहेंगी, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। बिल्कुल ठीक बात, विपक्ष की भी है और मतदाता की भी है। ऐसा नहीं, हम लोग कई बार सोचते हैं ठीक है लिस्ट निकलेगा, बीएलओ तक नहीं जाते हम लोग, तो जनता की उतनी जिम्मेदारी है कि हम भी जाकर लिस्ट देखें, चेक कराएं। डेट निकलता है, कई बार डेट को हम जाते ही नहीं है, तो मानते ठीक है बीएलओ काम कर लेगा, सही बात। बीएलओ गड़बड़ कर रहा है, कोई सरकारी बस नहीं। देखिए कोई भी आदमी भगवान नहीं है, गड़बड़ी हो सकती है, मतदाता की उतनी जिम्मेदारी है। हम सब विपक्ष पे ना छोड़ दें, कांग्रेस सब काम ये बिल्कुल आपने उचित बात कही, और ये समन्वित प्रयासों की जरूरत है। आप किसी एक को टारगेट करके किसी का भला नहीं होगा, क्योंकि ये यदि सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो लक्ष्य लेके चल रहा है चुनाव आयोग कि सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बहरहाल आप तीनों ने बड़े जोरदार तर्क और तथ्य रखे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।